नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान की इस नई जानदार शानदार क्लास में। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। और आज की इस क्लास में आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। आप अपने आसपास की जो डे टू डे लाइफ है उससे जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में बातें हैं। यानी कि कुल मिलाकर के टॉपिक का नाम ही व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, ये शब्द मात्र सुनने से ही आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत शानदार और बहुत इजी क्लास है, इसमें कुछ भी ऐसा लोड वाला काम है नहीं। जितनी भी चीज़ें ऐसी थी वो हम लगभग कवर कर चुके हैं। अब बहुत आसान आसान चीज़ें हमारे पास बची हुई हैं। तो आज का हमारा टॉपिक व्यक्तित्व अपन शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व क्या होता है इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करूंगा कि व्यक्तित्व शब्द कहाँ से आया। व्यक्तित्व शब्द कहाँ से आया? तो व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। इतनी चीज़ आप सभी को पता है कि व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, पर्सोना, उससे लिया गया है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जितने भी शब्द हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे शब्द कौन सी भाषा से लिए गए हैं? लैटिन भाषा से। तो उसी प्रकार जो पर्सनैलिटी शब्द है उसको भी लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, उससे लिया गया है। अब इस पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, या अपन कह सकते हैं नकाब, या अपन कह सकते हैं मास्क, है ना। तो अब इसके अंदर ये तो समझ में आ गया कि पर्सोना जो है इसका मतलब होता है मुखौटा। और मुखौटा जैसे ही नाम सुना आपको दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया होगा मुखौटा क्या होता है ना। नकाब क्या होता है? एक मतलब व्यक्ति को उसके दूसरों की नकल करना, वही तो होता है मुखौटा। अपन कोई भी मुखौटा, जैसे कुछ लोग अपने जैसे वो नहीं बन के आते हैं गांव में, ऐसे कोई शिव जी बन के आ गया, कोई अलग अलग तरीके की जो पर्सनैलिटी बन के आते हैं, तो वो क्या होते हैं? मुखौटा धारण किए हुए रहते हैं, उनका नकाब धारण किए हुए रहते हैं, है ना। तो उसको अपन कहते हैं व्यक्तित्व, और उससे ये शब्द लिया गया। अब अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व होता क्या है, तो व्यक्तित्व का सिंपल सा मतलब इतना है कि एक कोई भी व्यक्ति जो हमारे सामने दिख रहा है उसके बाह्य गुणों को देख करके हमारे मन में जो भी इमेज उसके प्रति बनती है वो उसका व्यक्तित्व है। यानी कि आपके सामने कोई भी इंसान आपको दिखा और उस इंसान को देखते ही आपके दिमाग में एक जो इमेज बनी उस इंसान के प्रति, वो उसका व्यक्तित्व है, वो उसकी पर्सनैलिटी है। और जो व्यक्तित्व की जो पहली झलक का निर्धारण होता है वो उसके बाहरी आकार, शारीरिक बनावट के आधार पर होता है। लेकिन व्यक्तित्व का इतना छोटा मतलब नहीं है। व्यक्तित्व का केवल ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति बाहर से कैसा दिख रहा है, उसकी शारीरिक बनावट कैसी है, इस चीज़ से व्यक्तित्व डिसाइड नहीं होगा। हाँ, ये एक फैक्टर जरूर हो सकता है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी है, उसकी सौंदर्य कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो सारी चीज़ें। लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों का निर्धारण भी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। यानी कि सिंपल सो अगर मैं शब्दों में इसको डिफाइन करूं तो एक व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुणों का समन्वित रूप जो है, एक व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का समन्वित रूप यानी कि मिला जुला रूप, उसका बाहर का कैरेक्टर कैसा है, बाहर से वो दिखने में कैसा है, और उसके बाद उसके अंदर के जो कैरेक्टर है वो कैसे है, उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है ना। कई बार कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, और वहां से आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, यार ये कितना अच्छा है। लेकिन जब वही व्यक्ति 2 दिन 3 दिन आपके साथ में रहे तो आपको पता चले यार इसको बोलने का तरीका नहीं है, क्या ये शब्द निकालता है मुंह से, है ना, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वो एक अच्छा व्यक्ति तो नहीं हो सकता। भले ही उसकी शारीरिक बनावट अच्छी हो, भले ही उसका सौंदर्य अच्छा हो, लेकिन आंतरिक मूल्य कैसे हैं वो शारीरिक या फिर बाह्य गुणों की तुलना में कई गुना ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लगी। तो परिभाषा बिल्कुल आपको समझ आ गई कि व्यक्ति की शारीरिक रचना यानी कि उसका बाहर का जो बनावट है वो, उसका स्वास्थ्य कैसा है, और उसका सौंदर्य और उसका स्वभाव, इन सब का समन्वित रूप, या फिर मैं यूं कहूं एक व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुणों का जो समन्वित रूप होता है वो व्यक्तित्व होता है। क्लियर है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी क्या होती है? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुणों का समन्वित रूप व्यक्तित्व है,
व्यक्तित्व, व्यक्तित्व जो शब्द है वो आपकी पर्सोना शब्द से आया, लैटिन भाषा के, और जिसका मतलब होता है मुकोटा या नकाब। इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चल, अब अलग अलग मनोवैज्ञानिक क्या परिभाषा देते हैं व्यक्तित्व की, वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑलपोर्ट की, तो ऑलपोर्ट एक परिभाषा देते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक, मनोदैहिक में उसकी अंदर की जो मनोसामाजिक अपन कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, और दैहिक मतलब उसकी शारीरिक रचना, उन सब का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके समायोजन का निर्धारण करता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑलपोर्ट की। याद कैसे रखेंगे? बहुत ही सिंपल है, मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन। मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन है व्यक्तित्व। यह बात कौन बताते हैं? ऑलपोर्ट। तो बहुत सिंपल है, याद रह जाएगी। ऑलपोर्ट की परिभाषा में मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन, यह शब्द आपको मिलेगा। ठीक है। वैलेंटाइन क्या परिभाषा देते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यानी कि आपके कुछ कैरेक्टर जन्मने के साथ में ही आए थे और कुछ कैरेक्टर आपने इस संसार में रह करके अर्जित किए हैं, उन सभी का योग जो है वो आपका व्यक्तित्व है। ये वैलेंटाइन की परिभाषा है। वुडवर्थ का कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है ना, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। उसके व्यवहार की संपूर्ण विशेषता क्या होती है? व्यक्तित्व होती है ना। उसके व्यवहार की समग्र विशेषता, समग्र विशेषता, वो क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी? वुडवर्थ की हो जाएगी। याद कैसे रखोगे? बहुत सिंपल है। ऑलपोर्ट के अंदर मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग। और वुडवर्थ का क्या कहना है? एक व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता, एक व्यवहार का समग्र विशेषता, वो क्या होती है? व्यक्तित्व होता है। एक परिभाषा यहां पर स्किप हो गई, मैं लिखना भूल ही गया, कि व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ये गिलफोर्ड की परिभाषा, आप नोट कर लेना भले, गिलफोर्ड की, जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। अभी हमने बात भी ये की थी कि बाह्य और आंतरिक गुणों का समन्वित रूप क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। तो ये परिभाषा गिलफोर्ड की है। इसको मैं नोट कर लूंगा आपके नोट्स के अंदर, और आप भी नोट कर लेना अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है। तो ये चार परिभाषा आपकी, मैंने गुनी चुनी परिभाषा आपके सामने लिखी है और बहुत आसान सी है। एक बार फिर से अपन इसका दोहरान करेंगे। सबसे पहले व्यक्तित्व शब्द या पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा की पर्सोना शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। यहां पर चार परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड की, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। फिर ऑलपोर्ट की, व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है, समायोजन, एडजस्टमेंट। वैलेंटाइन कहता है कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। और वुडवर्थ कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अब हमें व्यक्तित्व का वर्गीकरण करना है और इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से व्यक्तित्व को वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं भारतीय वर्गीकरण। अगर मैं बात करूं भारतीय वर्गीकरण, तो दो तरीके से किया गया, एक तो त्रिगुण के आधार पर और एक त्रिदोष के आधार पर। सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं, और व्यक्तित्व के वर्गीकरण में अपन सबसे पहले देख रहे हैं भारतीय वर्गीकरण। भारतीय वर्गीकरण में पहला जो वर्गीकरण है वो है त्रिगुण के आधार पर, और वो तीन गुण कौन कौन से हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये बात आपने भी सुनी होगी कि ये सात्विक है, ये तामसिक है, ये राजसिक है ना। तो सात्विक, तामसिक, राजसिक। अब इनकी विशेषता क्या होती है? सात्विक लोग जो होते हैं ना, ये लोग कैसे होते हैं? इनमें स्वच्छता पाई जाती है, अनुशासन का होता है, सत्यनिष्ठा जैसे गुण पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं राजसिक। राजसिक वो होते हैं जो भौतिकवादी होते हैं, भौतिकतावादी, जिनको सुख सुविधाएं चाहिए, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, है ना। अपन सारे इसी में आते हैं, राजसिक में ही, टेंशन मत लो। और तीसरे होते हैं तामसिक। तामसिक जो होते हैं आलस्य, अवसाद, क्रोध, अहंकार जैसे गुण होते हैं। तो बस कोशिश करो, पहले में तो अपन पहुंचने से रहे, दूसरे में तो रहे कम से कम, इसमें तो मत पहुंच जाना, है ना। ज्यादातर तो इसमें भी है। तो ये तीन तरीके के लोग होते हैं जिसको त्रिगुण के आधार पर सबसे पहले भारतीय वर्गीकरण ने माना था। एक सात्विक, एक तामसिक और एक राजसिक, है ना। फिर आते हैं त्रिदोष के आधार पर। त्रिदोष के आधार पर तीन इसके अंदर जो है वो बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और
कफ। त्रिगुण कौन कौन से हो गए? सात्विक, राजसिक, तामसिक। और त्रिदोष कौन से हो गए? वात, पित्त, कफ। ठीक है ना। और ये जो वर्गीकरण दिया गया त्रिदोष के आधार पर, ये किसके द्वारा दिया गया? महर्षि चरक के द्वारा, महर्षि चरक के द्वारा। और ये जो है ना, ये ह्यूमरल या फ्लूइड तत्वों पर आधारित है। वात, पित्त, कफ ये क्या है? फ्लूइड है ना। इन फ्लूइड के आधार पर ये वर्गीकरण दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिदोष के आधार पर दिया गया था वो महर्षि चरक के द्वारा, और ये फ्लूइड तत्वों पर आधारित था, वात, पित्त, कफ। क्लियर है इतनी बातें? अभी तक मैंने दो चीजें बताई आपको। मैंने ये बताया कि भारतीय गुणों के आधार पर हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक त्रिगुण के आधार पर, त्रिगुण के आधार पर सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक कौन से होते हैं? जो स्वच्छता का जिनमें पाया जाता है गुण, अनुशासित होते हैं, सत्यनिष्ठा जैसे गुण उनके अंदर देखने को मिलते हैं। राजसिक कौन से होते हैं? जो भौतिकतावादी होते हैं, सुख सुविधा चाहिए, जिनको जिंदगी में ऐसो आराम चाहिए, है ना, लग्जरी गाड़ियां चाहिए, लग्जरी घर चाहिए। तो वो जो लोग होते हैं वो राजसिक होते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करते हैं कि इसके पास इतने पैसे मेरे पास भी होने चाहिए, वो राजसिक होते हैं। तामसिक क्या होते हैं? एकदम मस्त, आलस्य, अवसाद, क्रोध से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए, है कुछ नहीं पास में, वो तामसिक हो जाते हैं। और त्रिदोष के आधार पर मैंने बता दिया वात, पित्त और कफ। ये तो हो गया भारतीय वर्गीकरण। अब आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब अपन पढ़ेंगे ये वाला। अब इसका सेकंड जो अपन देख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकारात्मक वर्गीकरण। अभी हमने क्या देखा? भारतीय वर्गीकरण। अब हम क्या देख रहे हैं? प्रकारात्मक वर्गीकरण। और आगे हम और देखेंगे विशेषक उपागम, है ना। तो तीन तरीके से वर्गीकृत करते हैं भारतीय वर्गीकरण, जिसमें दो देखा हमने, त्रिगुण के आधार पर, त्रिदोष के आधार पर। अब हम देख रहे हैं प्रकारात्मक वर्गीकरण या प्रारूप उपागम जिसे अपन कह सकते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना वर्गीकरण दिया, और इसमें सबसे पहले आता है हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। सबसे पहले किसका आता है? हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये पहला वर्गीकरण है, आपसे पूछ ले कि व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण किसने किया, तो नाम आएगा हिप्पोक्रेटस का। ठीक है। हिप्पोक्रेटस वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण था ये भी फ्लूइड तत्वों पर आधारित था। फ्लूइड यानी कि वही लिक्विड, द्रव्य अपन कह सकते हैं। तो ये भी फ्लूइड तत्वों पर आधारित था। इन्होंने व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा। कौन कौन से चार भाग है? इनको इंग्लिश में ही मैंने लिखा है यार, इंग्लिश में ही तुम याद करना। ये चार भाग है: सैंग्वाइन, मिलनकोलिक, कोलेरिक और फ्लेगमेटिक। थोड़े से नाम मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन 3-4 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। ये हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण है, जो पहला वर्गीकरण है, फ्लूइड, द्रव्य पर आधारित वर्गीकरण है। चार प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा: सैंग्वाइन, मिलनकोलिक, कोलेरिक और फ्लेगमेटिक। सैंग्वाइन यानी कि लाल, रक्त। दूसरा मिलनकोलिन यानी कि काला। तीसरा कोलेरिक, पीला, पित्त कह सकते हैं। और फ्लेगमेटिक को कफ, यानी कि उसमें वात, पित्त, कफ हुआ, वही चीज़ें इसके अंदर भी लिक्विड आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब जो सैंग्वाइन होते हैं ना, सैंग्वाइन प्रकार के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्साही होते हैं। वो कैसे होते हैं? आशावादी होते हैं। ये इनकी विशेषता है कि जो सैंग्वाइन टाइप के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो उत्साही होते हैं, आशावादी होते हैं। जो मिलनकोलिक टाइप व्यक्ति होते हैं, काला, वो कैसे होते हैं? निराश, उदास, विवादी, है ना। इसमें देखो लाल आ रहा है, लाल क्या है? ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये हमेशा उत्साही रहते हैं। लाल ऊर्जा का तो प्रतीक होता है, हमेशा उत्साही रहते हैं, आशावादी। काला, काला नाम से ही पता चल रहा है कैसे होंगे? निराश, उदास, विवादी, है ना, झगड़ालू। फिर आता है पीला, ये कैसे होते हैं? क्रोधी। अपन कहते हैं गुस्से में लाल पीला हो गया। तो पीले कोलेरिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, बेचैन रहते हैं हमेशा। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उसको कोलेरिक कहते हैं। और एक होता है फ्लेगमेटिक, कफ, पड़े ही रहते हैं, सुस्त, निस्तेज, भाव शून्य, है ना। जीवन में कोई उनके अंदर संवेग नहीं है कि क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम पड़े रहते हैं। तो वो टाइप के जो व्यक्तित्व होते हैं उसको फ्लेगमेटिक कहते हैं। याद रख लो इसको, एक बार फिर से दोहराएंगे: सैंग्वाइन, मिलनकोलिक, कोलेरिक, फ्लेगमेटिक। अब जो सैंग्वाइन टाइप के व्यक्तित्व होता है उनमें शरीर होता है प्लस, संवेग भी होता है प्लस, है ना। शरीर प्लस यानी कि धनात्मक, संवेग भी प्लस, दोनों चीज़ें अच्छी होती है। शरीर में भी अच्छे होते हैं, संवेग भी अच्छे होते हैं इनमें। मिलनकोलिक में शरीर तो नेगेटिव, संवेग भी नेगेटिव, है ना। तो ऐसे व्यक्ति ये हो जाते हैं। कोलेरिक में क्या होता है? शरीर तो अच्छा होता है, संवेग नेगेटिव होते हैं, यानी कि उनके भाव ही गलत निकलते हैं। और इनमें शरीर नेगेटिव होता है, संवेग पॉजिटिव होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब आता है सेल्डेन का वर्गीकरण। सेल्डेन का वर्गीकरण, सेल्डेन का जो वर्गीकरण था ये शरीर की बनावट के आधार पर था। सेल्डेन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया उसका आधार रखा शरीर की बनावट, यानी कि एक व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्तियों के शरीर की बनावट देख करके इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। कौन कौन से 3 पार्ट हैं?
एंडो, एक्टो, मीजो। ये तो अपन बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, एंडो, एक्टो, मीजो। तो एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंडोमॉर्फिक किसे कहा गया है, एक्टोमॉर्फिक किसे कहा गया और मीजोमॉर्फिक किसे कहा गया। एंडोमॉर्फिक कौन होते हैं, गोलू मोलू, मोटे, मृदुल, खान पान के शौकीन, मिलनसार, सामाजिक, खुश। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो थोड़े मोटे हैं, है ना, दिखने में पेट बाहर निकला हुआ है, मुंह थोड़ा बहुत बड़ा सा है ना, इस टाइप के व्यक्ति होते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये बहुत खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं। आप देख लेना, जो भी थोड़ा हट्टा कट्टा ऐसा मोटा व्यक्ति होगा वो बड़ा खुश मिजाज होता है, मिलनसार होता है, सामाजिक होता है, कहीं से भी मतलब कोई भी उसे मिल जाए बहुत अच्छे से बातें करता है, हंसाता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उसको अपन कहते हैं एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक कौन से होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं थोड़े से, है ना, सामान्य की तुलना में मोटे होते हैं, है ना, जो लगभग 1 क्विंटल के आसपास होते हैं ना, उसकी बात है। दूसरे मृदुल होते हैं, है ना, एकदम हंसमुख, कोई भी मिले इनसे, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सारे इनके साथ रह के खुश रहते हैं। खान पान के, भाई बड़े हैं मोटे हैं तो खान पान के शौकीन होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं, है ना, हर जगह घुल मिल जाते हैं और खुश रहते हैं हमेशा। ठीक है, फिर आते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक कौन से हो जाएंगे, पतले हैं, लंबे, सुकुमार, यानी कि दिखने में थोड़े अच्छे टाइप के। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, देखो यहाँ तक तो ये तो इनकी बताई कि ये व्यक्ति होते कैसे, फिर इनकी विशेषता बताई गई है। जैसे कि इनकी विशेषता क्या है, खान पीन के शौकीन है, मिलनसार हैं, सामाजिक हैं, खुश रहते हैं। एक्टोमॉर्फिक होते कैसे हैं, पतले, लंबे, सुकुमार। और इनकी विशेषता क्या है, हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, चिंता, कोई न कोई इनकी टेंशन लगी रहती है। फिर होती है दुखी, है ना, ये कैसे रहते हैं, खुश, ये कैसे रहते हैं, दुखी। कमजोर होते हैं, भाई पतले होंगे तो कमजोर ही होंगे। कुशाग्र बुद्धि, बुद्धि के बहुत तेज होते हैं ये ऐसे व्यक्ति जो पतले दिख रहे हैं ना, उनके अंदर बुद्धि बहुत बढ़िया होती है। कलात्मक होते हैं, है ना, हर चीज़ के अंदर क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं एक्टोमॉर्फिक की, पतले, लंबे, सुकुमार, चिंतित, दुखी, कमजोर, कुशाग्र बुद्धि और कलात्मक। अब ये चीज़ें रटने की नहीं है, मैं आपसे अगर मैं कहूँ क्या ये चीज़ें रटने की है, नहीं, बस इतना सा ध्यान होना चाहिए कि एंडोमॉर्फिक किसे कहते हैं, जो मोटे होते हैं। एक्टोमॉर्फिक किसे कहते हैं, जो पतले होते हैं। अब उनकी विशेषता आपसे खुद निकलेगी, है ना। फिर आते हैं मीजोमॉर्फिक। ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं समायोजित, ये बीच की स्टेज होती है, न मोटे न पतले, ये एकदम स्वस्थ होते हैं, है ना। दूसरे सुडोल, है ना, शरीर की बनावट एकदम बढ़िया मस्त, न पतले न मोटे, एकदम तगड़ा मजबूत होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति स्थिर होते हैं, न चिंतित रहते हैं, न दुखी रहते हैं, न खुश रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, संतुलित रहते हैं अपनी जिंदगी में, ऊर्जावान होते हैं और समायोजित होते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो सबसे बेस्ट मीजोमॉर्फिक है। फिर ये तो है ही, अब आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में हो। मेरी बात करूँ तो मैं तो इसके अंदर हूँ, कुछ एक गुण तो नहीं है मेरे अंदर, फिर भी अगर देखें तो ज़्यादातर इससे मिल रहे हैं, एक्टोमॉर्फिक वाले से, है ना। ये इसको एक हटा दे, कुशाग्र बुद्धि को हम ये दो हटा दे तो बाकी ठीक है। चलो ठीक है, एक ये भी हटा दो, सुकुमार। आप कौन सी कैटेगरी में बता देना मेरे को, ठीक है। मैं मेरा भी साथ साथ वर्गीकरण कर रहा हूँ, तुम भी अपना करते रहना। आगे बढ़े अपन, इतना समझ में आ गया। क्या बताया मैंने अभी तक, 2 बातें बताई। हिपोक्रेटस का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण हिपोक्रेटस का किस पे आधारित था, फ्लूइड पर आधारित था। दूसरा वर्गीकरण सेल्डन का किस पर आधारित था, शरीर की बनावट पर आधारित। हिपोक्रेटस ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, सेंगुइन, मिलनकोलिक, कोलेरिक, फ्लेगमेटिक। सेल्डन ने 3 भागों में, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक। एंडो कौन होते हैं, मोटे, एक्टो कौन होते हैं, पतले, और मीजो कौन होते हैं, बीच वाले। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है क्रेस्मर का वर्गीकरण। यह भी सेल्डन की तरह शरीर की बनावट पर ही आधारित था। जैसे सेल्डन का वर्गीकरण किस पर आधारित था, शरीर की बनावट पर, क्रेस्मर का भी शरीर की बनावट पर। तो सेल्डन और क्रेस्मर दोनों का ही वर्गीकरण शरीर की बनावट पर है। सेल्डन का वर्गीकरण भी शरीर की बनावट पर आधारित है, क्रेस्मर का वर्गीकरण भी शरीर की बनावट पर आधारित है, और ये एग्जैक्ट सेम ही है। अगर आपको सेल्डन वाला समझ में आ गया, क्रेस्मर वाला वैसे ही है, बस नाम अलग रख दिए उसने रखे थे एक्टो, एंडो, मीजो, इसने रख दिया पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, एथलेटिक्स टाइप और डाइप्लास्टिक टाइप। अब इंग्लिश में मैंने लिखा है तो इसके कुछ रीज़न हैं, मैं बता रहा हूँ सही में, क्योंकि कई बार वो सीधा पिकनिक लिख देगा। अब हिंदी के नाम मत याद करो तो ही बढ़िया। तो ये 4 प्रकार से इसने बांटा। सेल्डन ने 3 भागों में बांटा था, इसने 4 बांट दिया। 4 लास्ट में तो कुछ है ही नहीं, तीनों का मिश्रित रूप, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वही 3 व्यक्ति जो एक्टो, एंडो, मीजो है ना, उसके अंदर ही आपको सेट करना है। जैसे पिकनिक टाइप वाले कैसे हो जाएंगे, मोटे,
यानी कि जैसे एंडोमॉर्फिक थे ना, वैसे ही क्रेस्पर ने पिकनिक कह दिया, जिसको सेल्डन ने क्या कहा, एंडोमॉर्फिक। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये रहा सेल्डन। सेल्डन ने एंडोमॉर्फिक कहा, किसको कहा, गोलू मोलू मोटे जो होते हैं उसको कहा, एक्टो किसको कहा, पतले को, और मीजो किसको कहा, स्वस्थ सुडोल को। वैसे ही इसमें देखो, मोटे को इन्होंने क्या कह दिया, पिकनिक, पतले को इन्होंने क्या कह दिया, एस्थेनिक, और जो स्वस्थ सुडोल होते हैं उनको क्या कह दिया, एथलेटिक्स। यानी कि कोई फर्क नहीं है, विशेषताओं में कोई फर्क नहीं है, फर्क क्या है, नाम में है। सेल्डन ने एक्टो एंडो मीजो रख दिया, क्रेस्पर ने पिकनिक एस्थेनिक और एथलेटिक्स रख दिया। अब एथलेटिक्स तो नाम से ही पता चल रहा है यार, एथलीट्स कैसे होते हैं, स्वस्थ सुडोल संतुलित स्थिर समायोजित, न ज्यादा उत्साह न ज्यादा दुखी। एथलेटिक्स इसमें तो नाम से भी पता चल रहा है, उसमें तो फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टो एंडो मीजो किसमें है, इसमें तो ये पता चल रहा है एथलेटिक्स होते हैं। अब पिकनिक कौन मनाने जाएगा यार, मोटे जो होते हैं खान पीन के शौकीन होते हैं वही तो पिकनिक पे जाएंगे, है ना। ये जो पतले होते हैं इनकी तो बेचारों की सरदा ही नहीं है, तो पिकनिक तो छोड़ो, ठीक है ना। तो इसमें तो लगभग क्रेस्मर वाले में तो आप नाम देख के अंदाजा लगा लोगे कि मोटा वाला किस में आएगा, पतला किस में आएगा, और स्वस्थ वाला किस में आएगा, ठीक है। तो एथलेटिक्स कौन से हो जाएंगे, स्वस्थ सुडोल संतुलित स्थिर समायोजित, मैंने बता दिया। पिकनिक में कौन आ जाएंगे, वही मोटे गोलू मोलू, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, खान पीन के शौकीन होते हैं, साइक्लोइड व्यवहार होता है इनका, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, साइक्लोइड व्यवहार होता है। और एक इनमें डिजीज होने की आशंका रहती है, डिसऑर्डर होने की आशंका रहती है, वो आपको ध्यान रखना है, मैनियाक। इनमें एक मैनियाक डिसऑर्डर होने की आशंका रहती है। फिर एस्थेनिक वाले वही पतले दुर्बल कमजोर, क्रस्काय, क्रस का मतलब तिनका, और काय मतलब शरीर, तिनके के जैसा शरीर होता है ना। नहीं पता है तो मेरा देख लो। फिर वही कुशाग्र बुद्धि चिंतित, इनका स्वभाव कैसा होता है, सीजोइड। पिकनिक वालों का कैसा होता है, साइक्लोइड। एस्थेनिक का कैसा हो जाएगा, सीजोइड। और इनके अंदर जो डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है वो है साइकोसिस, है ना। ये थोड़े से पागल हो सकते हैं, साइकोसिस तो वही होता है, पता नहीं अब मेरे को, तो ये साइकोसिस डिसऑर्डर से ग्रसित होने की आशंका रहती है, ठीक है। बाकी इनमें तो कुछ नहीं, ये तो एकदम तगड़े चल रहे हैं, तो इनको तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट का डाइप्लास्टिक क्या है, इन तीनों का ही मिश्रित रूप होता है, उसको डाइप्लास्टिक कह देते हैं। तीनों का जो मिश्रित रूप होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, डाइप्लास्टिक। तो क्लियर, सेल्डन और क्रेस्मर का एग्जैक्ट सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस नाम अलग अलग है। उसमें उस एंडोमॉर्फिक दे दिया तो इसने पिकनिक दे दिया, उसने एक्टोमॉर्फिक दिया तो इसने एस्थेनिक दे दिया, और उसने आपका मीजोमॉर्फिक दे दिया तो इसने एथलेटिक्स दे दिया, और एक अलग से डाइप्लास्टिक दे दिया क्रेस्मर ने। दोनों का शरीर की बनावट पर ही आधारित है। क्लियर, डन है, आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट, युंग का वर्गीकरण। और युंग का जो वर्गीकरण है ये किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित है। अभी तक हमने जो वर्गीकरण पढ़े सेल्डन क्रेस्मर का, वो किसके आधार पर था, शरीर की बनावट के आधार पर। वो शरीर को देख के कहते थे कि इसका व्यक्तित्व ऐसा है, इसका व्यक्तित्व, ये कहते हैं यार सारी शरीर से कर रहे हैं, नहीं, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, है ना, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण होना चाहिए। और ये बांटता है इसको दो प्रकार से, व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटता है, दो भागों में। कौन कौन से, एक तो अंतर्मुखी और एक आपका बहिर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं। फिर भी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, एकांत प्रिय, ऐसे लोग जिन्हें क्या, एकांत पसंद है ना, अकेले रहना पसंद करते हैं, एक कमरे में पड़े रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करना, वो होते हैं एकांत प्रिय। लज्जाशील, है ना, भाई समाज के अंदर कहीं दो चार दोस्त बैठे उनके बीच में वो बातें नहीं कर सकते, वो हंस रहे हैं, वो चुपचाप बैठा है, तो वो होते हैं संकोची प्रवृत्ति के, है ना, हर चीज़ में उनको संकोच आता है, हर चीज़ में, भले ही उसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं है फिर भी वो चुपचाप खड़े रहते हैं, तो वो होते हैं चिंता युक्त, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। शीघ्र घबराने वाले, भाई बोलता ही नहीं है तो घबराएगा, सामने वाला झाड़ देगा, शीघ्र घबरा जाते हैं। भाव संप्रेषण की न्यूनता, भाव संप्रेषण मतलब चीज़ों को एक्सप्लेनेशन कर, मतलब क्या कहते हैं, हाँ, बोलने की उसके पास नहीं होता है, संप्रेषण का मतलब आदान प्रदान, है ना, चीज़ों का वो जवाब नहीं दे सकता, तो वो होता है भाव संप्रेषण की कमी होती है उसके पास। ऐसे व्यक्ति कुशल दार्शनिक बनते हैं। भाई जो लोगों से तो बात ही नहीं कर रहा, दार्शनिक क्या होता है, जो स्वयं को जान ले, वही तो होता है दार्शनिक। तो इसके पास तो और कोई काम ही नहीं है, खुद वही जानेगा, दूसरों से तो बात कर ही नहीं रहा। ऐसे लोग गणितज्ञ होते हैं, ऐसे लोग कवि बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं उनको वो बाहर तो निकाल नहीं पाते, लोगों के सामने तो वो बोल नहीं पाते क्योंकि संकोची है, तो वो अपनी भावनाओं को क्या करेंगे, शब्दों में पिरोएंगे, और ऐसे व्यक्ति भयंकर कवि बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति दार्शनिक गणितज्ञ कवि वगैरह बन जाते हैं। फिर आते बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, जो आशावादी होते हैं, मिलनसार होते हैं, है ना, और भाई कैसा है, किसी से भी
सामाजिक प्रवृत्ति, समाज के अंदर घुल मिल जाते हैं। चिंता मुक्त होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी आ गया किसी से भी बात कर ली, जो मन में आया वो बोल दिया, है ना, कुछ भी नहीं सोचते हैं, तो वो होते हैं चिंता युक्त। शीघ्र घबराते नहीं है ना, लोगों का पता है उनको बिहेवियर क्या, कौन कैसा क्या है, तो वो इतने जल्दी घबराते नहीं है, उन्होंने समाज की चीज़ें देखी हुई है, उनको पता है, उनको एक्सपीरियंस है, तो इतने जल्दी घबराते भी नहीं है। भाव अभिव्यक्ति में कुशल होते हैं, यानी कि लोगों के साथ बात करने में को बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कुशल नेता बनते हैं, आगे जाके नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, हीरो बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे। तो ये इनके अंदर इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, एक होते हैं अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति और एक होते हैं बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति। अब अंतर्मुखी की विशेषता क्या है? एकांत प्रिय, लज्जाशील, संकोची, चिंता युक्त, शीघ्र घबरा जाते हैं, भाव संप्रेषण की न्यूनता होती है, और ऐसे व्यक्ति आगे चल करके कुशल दार्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कवि, लेखक ये बन जाते हैं। और बहिर्मुखी जो मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं, शीघ्र नहीं घबराते हैं, भाव अभिव्यक्ति में कुशल होते हैं, ऐसे व्यक्ति आगे जा करके कुशल नेता बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, अभिनेता बनते हैं। तो ये बात क्या समझाने लायक है? मतलब पता ही है ना यार, ये चीज़ें तो तुम्हें पता ही है, बस ये ध्यान रख लेना, ये युंग का जो वर्गीकरण है ये मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित है। ठीक है, अब यहां पर एक व्यक्ति आता है आइजेंक, ये कहता है यार जरूरी थोड़ी है कि एक व्यक्ति इंट्रोवर्ट ही होगा या एक एक्सट्रोवर्ट ही होगा, उसके बीच की स्टेज भी तो हो सकती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रित रूप पाया जाता है, उन्हें फिर क्या कहेगा? तो उन्हें फिर आइजेंक ने उन्हें क्या कहा? उभयमुखी, एम्बीवर्ट का। इसका मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति जहाँ पे शांत रहना चाहिए वहाँ पे शांत भी रहते हैं, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे बोल भी लेते हैं, है ना, तो वो होते हैं एम्बीवर्ट। दोनों का मिश्रित रूप जिसमें पाया जाता है वो आइजेंक ने कहा एम्बीवर्ट कहलाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। युंग ने तो कहा दो ही तरह के होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आइजेंक ने इसको थोड़ा सा क्या किया, संशोधित किया और कहा नहीं, एक मिश्रित रूप भी पाया जाता है जिसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वो उभयमुखी होते हैं। और ये बात किसने कही? आइजेंक ने। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, चलो। अब आता है स्प्रेंजर का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? स्प्रेंजर का। अब इसके अंदर बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। स्प्रेंजर का जो वर्गीकरण है ये सामाजिक गुणों पर आधारित है। हर मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग आधार लिया अपना व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने का। किसी ने फ्लूइड पर बांटा, किसी ने शरीर की बनावट पर बांटा, किसी ने मनोदैहिक गुणों पर, किसी ने मनोसामाजिक गुणों पर, किसी ने सामाजिक गुणों पर, है ना। तो अलग अलग तरीके से व्यक्तित्व का निर्धारण किया। तो स्प्रेंजर का जो वर्गीकरण है वो सामाजिक गुणों पर आधारित है, और इन्होंने व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, एस्थेटिक यानी कि कलात्मक या सौंदर्यबोधी, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, थियोटिकल सैद्धांतिक, इकोनॉमिक आर्थिक, और सोशल यानी सामाजिक। ये 6 भागों में इन्होंने बांटा है। इनको याद रखने का तरीका PARTES, पार्ट्स याद रख लोगे। P से पॉलिटिकल, A से एस्थेटिक, R से रिलीजियस, T से थियोटिकल, E से इकोनॉमिक और S से सोशल। ये पार्ट्स, ये किसका वर्गीकरण हो जाएगा? स्प्रेंजर का। ठीक है, चल ये बस इतना ही याद रखना कि स्प्रेंजर के वर्गीकरण सामाजिक गुणों पर आधारित था और इन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा। वो 6 भाग कौन कौन से थे? ठीक है, अब राजनीतिक क्या होते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, कलात्मक कैसे होते हैं, धार्मिक कैसे होते हैं, ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है, और कोई सवाल भी आएगा तो आप कर लोगे, है ना। नाम में ही, इनके अंदर सब कुछ नाम में ही छिपा हुआ है। फिर आता है रोजनमैन और फ्रीडमैन का वर्गीकरण। रोजनमैन और फ्रीडमैन का वर्गीकरण इन्होंने अलग अलग प्रकार से बांटा कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए कौन से होते हैं? उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है ना, मोटिवेशन से भरे हुए रहते हैं हमेशा, समय और धैर्य की कमी रहती है, काम के बोझ से लदे हुए रहते हैं हमेशा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलते। जैसे कोई कहे कि यार ये काम करना है, हाँ मैं कर लूँगा, ऐसे होते हैं आपके आसपास, है ना। तो फिर अगर हर काम वो ऐसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से भरे हुए रहेंगे तो समय मिलेगा कहाँ से, है ना। 1000 तरीके के पचड़े उन्हें पाल रखे हैं, हमेशा काम के बोझ से लदे हुए मिलेंगे ऐसे व्यक्ति। तो वो टाइप ए के व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, हार्ट डिजीज़ की संभावना बढ़ जाती है। फिर होते हैं टाइप बी जो शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, संतुलित होते हैं, समायोजित होते हैं। ठीक है, फिर टाइप सी, ये किसने बताया? मोरिस ने, है ना। ये इसको रोजनमैन और फ्रीडमैन को दिमाग में नहीं आया, फिर मोरिस ने टाइप सी सुझाया, और टाइप डी किसने सुझाया? जॉन डिनोलेट। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल बढ़ जाओ सर। चलो अब हम पढ़ते हैं तीसरा, विशेषक उपागम। पहले हमने क्या पढ़ा? भारतीय वर्गीकरण।
कौन कौन से? त्रिगुण के आधार पर, त्रिदोष के आधार पर। फिर हमने कौन सा पढ़ा? प्रकारात्मक वर्गीकरण। उसके अंदर हमने कौन कौन से पढ़े? उसके अंदर हमने हिपोक्रेटस का पढ़ा सबसे पहले, उसके बाद में हमने सेल्डन का, उसके बाद क्रेस्मर का, उसके बाद युंग का, उसके बाद स्प्रेंजर का, और उसके बाद हमने किसका पढ़ा? रोजनमैन और फ्रीडमैन का। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा, विशेषक उपागम। इसमें भी अलग अलग व्यक्ति हैं। सबसे पहले इसमें आपको देखना है आलपोर्ट का वर्गीकरण। आलपोर्ट ने क्या परिभाषा दी थी बताओ? मनोदैहिक गुणों का व्यक्तित्व क्या है? मनोदैहिक गुणों का, मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन है। याद है ना परिभाषा? वो वही आलपोर्ट व्यक्ति है। ये कहता है कि व्यक्तित्व में 3 गुण होते हैं, प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक। ये 3 गुण होते हैं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में। प्रधान विशेषक क्या होते हैं? प्रधान विशेषक क्या होते हैं? ये व्यक्तित्व के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण का सबसे मुख्य जो कारक होता है वो होता है प्रधान विशेषक। ये संख्या में बहुत कम होते हैं। मतलब ये जो गुण है ना, प्रधान विशेषक, ये बहुत कम होते हैं। या तो 1 होगा या फिर 2, बहुत गिने चुने 2 या फिर 1। ठीक है। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व से इस कदर जुड़े होते हैं कि गुण मात्र का नाम लेने से व्यक्ति दिमाग में आ जाता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधान विशेषक व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कोई विशेषक है, वो है प्रधान विशेषक। और ये जो प्रधान विशेषक होते हैं, ये पहली बात तो हर व्यक्ति में मिलेंगे ही नहीं, बहुत रेयर केस में 1-2 व्यक्तियों में मिलते हैं। और जिसके अंदर भी मिलते हैं उसमें बहुत कम होते हैं, या तो 1 या फिर 2। समझ रहे? ठीक। और ये जो गुण है प्रधान विशेषक, जिसके अंदर भी 1 या 2 गुण मिलेंगे, वो गुण इतना मजबूत होता है, उस व्यक्तित्व के साथ इतना मजबूती से जुड़ा होता है कि जैसे ही उस गुण का आप नाम लोगे, उस व्यक्ति का नाम दिमाग में आ जाएगा। और अभी अपन मैं एग्जांपल करके आपको बताता हूं। जैसे कि मैं कहूं अहिंसा, आपके दिमाग में क्या नाम आया? मैंने कहा अहिंसा, कुछ तो नाम आया होगा। क्या नाम आया? महात्मा गांधी। अब इस दुनिया के अंदर, इस भारत देश के अंदर भी बात करें, 150 करोड़ से ज्यादा आबादी है, और महात्मा गांधी तो अभी रहे ही भी नहीं। तो कैसे आपके दिमाग में महात्मा गांधी का नाम आया? क्योंकि वो महात्मा गांधी के पास एक प्रधान विशेषक था। वो हर किसी के पास होता ही नहीं है। वो जिसके पास भी होगा, उस गुण का जैसे ही मैं नाम लूंगा, उस व्यक्ति का नाम दिमाग में आ जाएगा खटाक से। जैसे मैं कहूं दानवीर, किसका नाम आया? कर्ण। दानवीर कौन है? कर्ण, है ना? तो इस प्रकार के जैसे गुण हैं। जैसे मैं कहूं मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम। ये जो गुण होते हैं, ये इतने मजबूती से उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए रहते हैं कि जैसे ही उस गुण का मात्र का नाम लेंगे आप, उस व्यक्ति का दिमाग में नाम आ जाएगा। वो होते प्रधान विशेषक। तो अपन तो सोचना ही मत कि हमारे अंदर भी ऐसा कुछ होगा, है ना? भारत के अंदर भी 1-2 व्यक्ति या भाई ऐसे कुछ हो सकते हैं, तो पता नहीं, बाकी इधर तो अपन है ही नहीं। तो ये आपको समझ आ गया, जैसे मैंने आपको कह दिया प्रधान विशेषक के बारे में, कि बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं, संख्या में बहुत कम होते हैं, 1 या 2, और व्यक्तित्व के साथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अहिंसा का नाम लेते महात्मा गांधी। फिर आते केंद्रीय विशेषक। हाँ, ये अपने अंदर मिल सकते हैं। केंद्रीय विशेषक क्या होते हैं? ये व्यक्तित्व के निर्धारण की सामान्य विशेषता है ना? सामान्य तरीके से अगर किसी का व्यक्तित्व निर्धारित करना है तो इन केंद्रीय विशेषकों, केंद्रीय गुणों के आधार पर हम करते हैं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो इन्हीं 8-10 गुणों से निर्धारित होता है। ये जो केंद्रीय विशेषक 8-10 गुण हैं, उसी के आधार पर एक व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। और इन्हीं का प्रयोग नौकरी की संस्तुति और शंसापत्र में होता है। जब भी हम कोई नौकरी के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो उसके अंदर भी हम इन्हीं चीज़ों का बखान करते हैं। और ये गुण कौन से हैं? ईमानदारी, मेहनती, विनम्रता, है ना? कोई भी चीज़ अपन जैसे जाते हैं, कोई भी जैसे जॉब के लिए जाते हैं, तो अपन क्या कहते हैं? सर मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, है ना? कहीं पे भी सगाई के लिए जाते हैं तो भी क्या कहते हैं? लड़का बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती लड़का है ना? तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर हम टिके हुए हैं। ये 8-10 गुण होते हैं जिसके आधार पर हम अपनी विशेषता बताते हैं। ठीक है? तो वो हो जाएंगे केंद्रीय विशेषक। फिर आ जाते हैं गौण विशेषक। गौण विशेषक जो होते हैं, ये व्यक्ति के निर्धारण में, व्यक्तित्व निर्धारण में सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं, और इनके होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूँ मुझे आम बहुत पसंद है ना? जैसे मैं कोई जॉब के लिए जाऊँ और मुझे पूछा है कि आपको मैं यहाँ पे क्यों रखूँ, मैं कहता हूँ मुझे आम बहुत पसंद है, तो उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता है क्या मेरे व्यक्तित्व के अंदर? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो ये गुण होने ना होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और व्यक्तित्व निर्धारण में सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये 3 तरीके से किसने बताया? आलपोर्ट ने। एक प्रधान विशेषक, एक केंद्रीय विशेषक और एक गौण विशेषक, और तीनों मैंने आपको बता दी। ठीक है?
फिर आता है केटल का वर्गीकरण। व्यक्तित्व के 16 शील गुणों की व्याख्या की, जो मैंने आपको करवा रखा है ना। व्यक्तित्व के 16 शील गुणों की व्याख्या की थी केटल ने, और इन्होंने 2 गुण बताए, एक मूल गुण और एक सतही गुण। ठीक है ना। तो इसके अंदर बस इतना सा ध्यान रख लेना। केटल का जो वर्गीकरण है, इन्होंने व्यक्तित्व के 16 शील गुणों की व्याख्या की थी, और उसके अंदर एक मूल गुण और एक शील गुण। ठीक है बच्चों, चलो फिर आता है आइजेंक का वर्गीकरण। आइजेंक का जो वर्गीकरण है, आइजेंक कौन है, पीछे भी हमने पढ़ा था। आइजेंक ने क्या कहा था कि व्यक्ति उभयमुखी भी होते हैं, एम्बिवर्ट भी होते हैं। ठीक है, वही आइजेंक है। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व में 2 गुण होते हैं, मतलब 3 तरीके से इन्होंने बताया। एक होते हैं अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी, ये एक साथ में है। फिर तंत्रिका तापिता बनाम संवेगात्मक स्थिरता, और फिर होते हैं मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। अब इसका क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, मतलब मैंने इतना ज़्यादा इसको डिटेल में जानने की कोशिश भी नहीं की, अपने काम का भी नहीं है ना। तो आएगा तो इतना आ सकता है कि आइजेंक का जो वर्गीकरण है उसमें कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो इतना डिटेल में घुसने की आवश्यकता अपने है नहीं। बस इतना ज़रूर ध्यान होना चाहिए जितना मैंने आपको लिखा है कि आइजेंक का वर्गीकरण में 3 चीज़ें, अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी, तंत्रिका तापिता बनाम संवेगात्मक स्थिरता, और मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया व्यक्तित्व का वर्गीकरण। क्या आपके समझ में आई? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो फिर अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व का मापन कैसे करते हैं, और इनको आपको रटना पड़ेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें हैं। अब व्यक्तित्व का मापन जो है ना, उसमें 2 तरीके हैं। एक तो इसमें होती है आत्म प्रतिवेदन तकनीकें, और एक में इसमें होती है प्रक्षेपी तकनीकें। जैसे व्यक्तित्व का वर्गीकरण में भी हमने अलग अलग प्रकार पढ़े, जैसे भारतीय वर्गीकरण है ना, प्रारूप, उपागम, ऐसे पढ़े थे। वैसे ही व्यक्तित्व मापन के अंदर भी 2 तकनीकें हैं, एक तो आत्म प्रतिवेदन तकनीक और एक प्रक्षेपी तकनीक। आत्म प्रतिवेदन तकनीकों में कौन कौन सी आती है, देखो। पहली आती है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। इसको अपन कहते हैं शॉर्ट में MMPI सेकंड, है ना। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, MMPI सेकंड। ये वर्गीकरण किसने दिया, ये जो व्यक्तित्व मापन की तकनीक है, ये किसने दी? 1940 में हेथवे व मैकिनले ने। तो सर मिनेसोटा कौन है? मिनेसोटा एक विश्वविद्यालय है। मिनेसोटा कौन है? एक मतलब विश्वविद्यालय का नाम है मिनेसोटा, और उसके अंदर 2 मनोवैज्ञानिक थे, 2 प्रोफेसर थे, हेथले और मैकिनले। उन्होंने 1940 के अंदर व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक दी, और जिसका नाम कहा गया मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। याद रख लोगे। और इसी का भारतीय संस्करण किसने तैयार किया? मलिक व जोशी ने। मिनेसोटा जो बहुपक्षीय तकनीक है, उसी का भारतीय संस्करण तैयार किया गया मलिक और जोशी के द्वारा। ठीक है, फिर आता है बेल समायोजन आविष्कारिता। ये दूसरी तकनीक है व्यक्तित्व मापन की, और कौन सी तकनीक है? आत्म प्रतिवेदन तकनीक है, बेल समायोजन आविष्कारिता। इसके अंदर 2 फॉर्म होते हैं, एक विद्यार्थियों के लिए और एक व्यवसाय के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आता है वुडवर्थ का व्यक्तित्व मापक यंत्र। इसमें आपसे 116 प्रश्न किए जाते हैं, और उन 116 प्रश्नों के अंदर आप कैसे जवाब देते हैं, आपका उत्तर देने का तरीका क्या है, उत्तर देने की सोच क्या है उसके पीछे, इन सभी के आधार पर आपके व्यक्तित्व का एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है ना, 116 प्रश्न पूछ करके। तो वो होता है वुडवर्थ का व्यक्तित्व मापक यंत्र। फिर आता है आलपोर्ट AS प्रतिक्रिया अध्ययन। आलपोर्ट AS प्रतिक्रिया अध्ययन, ये आत्म प्रतिवेदन तकनीक चौथा प्रकार है। इसके अंदर भी 2 फॉर्म होते हैं, एक पुरुष के लिए होते हैं, उसमें भी 33 प्रश्न होते हैं, और एक महिला के लिए होते हैं, उसमें 34 प्रश्न होते हैं। महिला के अंदर 1 प्रश्न एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, क्योंकि 33 से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, 1-2 प्रश्न तो वो ऐसे ही निकाल देगी सामने वालों को घुमा के भी। तो कुल मिलाकर के आलपोर्ट का जो प्रतिक्रिया अध्ययन है, उसमें 2 फॉर्म होते हैं, पुरुष के लिए अलग 33 प्रश्न और महिला के लिए अलग 34 प्रश्न। ठीक है, आत्म प्रतिवेदन तकनीक कितनी है? 4। कौन कौन सी? मिनेसोटा परीक्षण, बेल परीक्षण, है ना, ज़्यादा याद नहीं रहे तो ये मेन नाम याद जरूर रख लेना। वुडवर्थ का व्यक्तित्व मापक यंत्र और आलपोर्ट का प्रतिक्रिया अध्ययन, ये 4 आत्म प्रतिवेदन तकनीकें हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रक्षेपी तकनीकें। ये जो प्रक्षेपी तकनीकें होती है ना, ये अचेतन मन का परीक्षण करती है। ये किसका परीक्षण करती है? अचेतन मन का। इसके अंदर पहला जो परीक्षण आता है वो आता है रोरशाई धब्बा परीक्षण, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, रोरशाई धब्बा परीक्षण किसने दिया? हरमन रोसा ने।
होता क्या है इसमें, इसमें 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। और उन 10 कार्ड के ऊपर सही के धब्बे बने होते हैं। इन 10 कार्ड पे क्या होते हैं? सही के धब्बे बने होते हैं। अब सर सही के धब्बे मतलब उस स्याही को इस प्रकार से धब्बे बनाए जाते हैं कि उसमें कुछ न कुछ आकृतियाँ दिखती हैं। अब वो आपकी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करेगा, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, आप उन चीज़ों को कैसे देखते हो, उस पर डिपेंड करेगा। उस हिसाब से आपको चीज़ें दिखेगी, है ना। किसी को राक्षस दिखेगा, किसी को देवता दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा। तो वो अलग अलग तरीके से चीज़ें दिखेगी आपको आपके व्यक्तित्व के आधार पर। और उन्हें देख करके व्यक्ति को क्या करना होता है? प्रतिक्रिया करनी होती है। उससे पूछा जाता है क्या दिख रहा है तेरे को सामने, है ना। सिचुएशन उसके सामने जो मतलब कार्ड दे दिया जाता है और कार्ड के अंदर स्याही का धब्बा बना हुआ रहता है। अब उसके अंदर वास्तव में कोई चित्र नहीं होता है ना। वो एक ऐसा धब्बा टाइप बनाया जाता है, उसमें अलग अलग आकृति व्यक्ति अपनी दिमाग से बनाता है। कोई किसी भी प्रकार की आकृति बनाएगा, कोई कैसी बनाएगा, तो वो होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर ये जो 10 कार्ड होते हैं ना, इसमें से 5 तो होते हैं ब्लैक एंड वाइट, 2 होते हैं इसमें रेड यानी कि लाल, और 3 होते हैं इसमें रंगीन। हो गए 10, 3 2 5 और 5 10। तो ये इसके अंदर कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं? सबसे पहले रोरशाही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का। किसने दिया? हरमन रोसा ने। कितने कार्ड होते हैं? 10। उसमें लाल कितने होते हैं? 2। काले कितने होते हैं? काले सफ़ेद कितने होते हैं? 5। और कलरफुल कितने होते हैं? 3। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, लाल, लाल में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2, तो लाल हो जाएंगे 2। रंगीन, रंगीन में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3, रंगीन 3 आ रहे हैं, तो रंगीन हो जाएंगे 3। पीछे कितने बचे? 5, वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे, है ना। या फिर काला व सफ़ेद, तो काला सफ़ेद 5 आ रहे हैं, काला सफ़ेद 5 हो गए, हो जाएगा याद। चलो, तो 10 कार्ड होते हैं जिसमें से 5 ब्लैक एंड वाइट, 2 रेड, 3 कलरफुल। डन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है विषय आत्मबोध परीक्षण, TAT, इसकी शॉर्ट फॉर्म है TAT, विषय आत्मबोध परीक्षण। ये परीक्षण किसने दिया? क्रिस्टीना डी मॉर्गन और हेनरी मर्रे। याद रखना, TAT परीक्षण किसने दिया? क्रिस्टीना मॉर्गन, हेनरी मर्रे। इसके अंदर कुल 30 सचित्र कार्ड होते हैं। जैसे पीछे वाले में कितने थे? 10। इसमें कितने कार्ड होंगे? 30। तो 30 तो होते हैं सचित्र कार्ड और एक होता है खाली कार्ड, यानी कि टोटल कितने हो गए? 31। 30 के ऊपर तो क्या बने हुए हैं? कोई न कोई चित्र बने हुए। एक क्या है? बिल्कुल ही ब्लैंक है, खाली है। तो ये 31 कार्ड होते हैं। अब ये जो 31 कार्ड होते हैं ना, इसमें क्या होता है? देखो, 10 कार्ड होते हैं पुरुषों के लिए, 10 कार्ड होते हैं महिलाओं के लिए। ये खाली वाले को तो छोड़ दो, चित्र वाले कितने हैं? 30 हैं। 30 में से 10 कार्ड तो होते हैं पुरुषों के लिए, 10 कार्ड होते हैं महिलाओं के लिए। ये स्पेशल है, 10 अलग पुरुषों के लिए, 10 अलग महिलाओं के लिए, और 10 होते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब ये 10 कार्ड जो है वो महिला को भी दिखाए जाएंगे, पुरुष को भी दिखाए जाएंगे। समझ गए? कैसे दिखाए जाएंगे? मतलब प्रत्येक व्यक्ति को इसमें 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। जैसे अगर पुरुष है तो पुरुष को 10 कार्ड पुरुषों के दिखाए जाएंगे पहले, और फिर 10 कार्ड जो कॉमन वाले हैं वो दिखाए जाएंगे। महिला है तो 10 कार्ड महिला वाले पहले दिखाए जाएंगे, और फिर 10 कार्ड जो कॉमन वाले हैं वो बाद में दिखाए जाएंगे। यानी कि हर व्यक्ति को कितने कार्ड बने दिखाए जाते हैं? 20 कार्ड। तो ये भी सवाल बन सकता है। तो कितने सवाल बन सकते हैं इसमें भी सुन लो। विषय आत्मबोध परीक्षण किसका? व्यक्तित्व का। किसने दिया? क्रिस्टीना डी मॉर्गन और हेनरी मर्रे ने। कुल कार्ड कितने होते हैं? सचित्र 30, एक होता है बिल्कुल ब्लैंक, टोटल 31 अगर पूछे तो। अच्छा, पुरुषों के लिए कितने कार्ड होते हैं? 20। या पुरुषों को कितने कार्ड दिखाए जाते हैं? 20। महिलाओं को 20। पुरुषों के लिए स्पेशल कितने कार्ड होते हैं? 10। महिलाओं के लिए स्पेशल कार्ड कितने होते हैं? 10। और कॉमन कार्ड कितने होते हैं? 10। ठीक है। अब इसी टेट का भारतीय संस्करण जो है वो उमा चौधरी ने तैयार किया। टेट का भारतीय संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया? उमा चौधरी के द्वारा। इसको भी याद रखना, ठीक है। फिर आता है केट। टेट तो किसके लिए था? वयस्कों के लिए। ये है बालकों के लिए, बालक आत्मबोध परीक्षण, है ना। केट, चिल्ड्रन, बालक आत्मबोध परीक्षण। ये किसने दिया? लियोपोल्ड बेल्क। कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? ये लियोपोल्ड बेल्क के द्वारा। ये 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये बच्चों के लिए है, और बच्चों के 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके अंदर 10 समान कार्ड होते हैं, मतलब इसमें कुछ अलग स्पेशल नहीं होता। 10 ही कार्ड होते हैं, समान कार्ड होते हैं, और उन कार्डों के ऊपर जानवरों के चित्र बने हुए रहते हैं, और उसके आधार पर बच्चे का मानसिक टेस्ट मतलब उसका व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है रोजनविंग चित्रगत कुंठा परीक्षण। रोजनविंग का चित्रगत कुंठा परीक्षण। इसके अंदर 24 कार्टून कार्ड होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? 24 कार्ड होते हैं, कार्टून बने होते हैं उसमें, और उसके अंदर संवाद की जगह होती है।
मतलब कार्टून बना हुआ रहेगा, उसके बीच में एक सा बॉक्स बना रहेगा जिसमें आपको कुछ लिखना होता है। तो उसके आधार पर मतलब वो चित्र बने हुए, अलग अलग चित्र बने होंगे और उसके अंदर लिखने की जगह रहेगी, उसमें जैसे आप लिखेंगे उसके आधार पर आपका व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि इसमें 24 कार्टून कार्ड होते हैं, संवाद लिखने की जगह बची हुई रहती है। और इसका भारतीय संस्करण किसने तैयार किया? डॉक्टर उदय पारिक ने, है ना। रोजन विचित्रगत कुंठा परीक्षण का भारतीय संस्करण तैयार करने वाले मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उदय पारिक। फिर आ जाता है शब्द साहचर्य परीक्षण, किसके द्वारा तैयार किया गया? फ्रांसिस गोल्टन। कौन है फ्रांसिस गोल्टन? सर्वप्रथम क्या दिया था? बुद्धि। चलो, वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडलर के द्वारा। फिर चित्र निर्माण या चित्र पूर्ति परीक्षण और खेल विधि। ये आपकी हो जाएगी यहां पर व्यक्तित्व मापन के अलग अलग बातें। डन है। चलो, अब हमारे पास लास्ट स्लाइड आ जाती है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। हालांकि ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी को पता है व्यक्तित्व को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। फिर ये वन देख लेते हैं। दो तरीके के कारक हो सकते हैं, एक जैविक या शारीरिक कारक हो सकते हैं और एक आपके पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं। जैविक या शारीरिक कारकों की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है? शरीर हो सकता है ना, व्यक्ति दिखता कैसा है, उसकी शरीर की बनावट कैसी है और पीछे का वंशक्रम कैसा है, पीढ़ियाँ कैसी है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कि उसका रंग कैसा है, लंबाई कैसी है, कद काठी कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व का निर्धारण किससे करेंगे? बुद्धि, है ना, इंटेलिजेंस, बुद्धि है कि नहीं है। केवल रंग रूप इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि भी होनी चाहिए। फिर आता है स्नायु मंडल और फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों का लेवल क्या है। ठीक है, ठीक से काम कर रही है, प्रॉपर हार्मोन निकाल रही है कि ज़्यादा कम निकाल रही है, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करेगी आपके व्यक्तित्व को। तो ये सारे के सारे जैविक कारक है, शारीरिक कारक। फिर पर्यावरणीय कारक भी व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करते हैं, है ना। पर्यावरणीय कारक बहुत करते हैं यार। एक आपके पास पैसे हैं तो आपका व्यक्तित्व अलग तरीके का होगा, एक आपके पास पैसे नहीं है तो आपका व्यक्तित्व अलग हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर भी आर्थिक कारक, जैसे बताया, ये लिख दिया मैंने, आर्थिक कारक हो जाएगा। भौतिक कारक आपका जो है वो वातावरण कैसा है, आसपास की जलवायु कैसी है, इस चीज़ का भी व्यक्तित्व फर्क पड़ेगा। एक अपने पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं एकदम काले कुट हुए के, और एक वो ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर जो क्षेत्र में लोग रहते हैं ये एकदम सफ़ेद, है ना। तो वो भी फर्क पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कारक, है ना, मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब आपकी रुचि कैसी है, इससे भी आपका व्यक्तित्व निर्धारण करते हैं, है ना। आपकी जो है वो रुचि, आदतें कैसी हैं, आपका मोटिवेशन कैसा है, अभिवृत्ति कैसी है, सोचने की, समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ें। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इनका भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। आपके माता पिता का, आपके परिवार का, आपके विद्यालय का, कक्षा कक्ष का, पड़ोसी, परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज, इन सारी चीज़ों का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को पता है व्यक्तित्व को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। जितने भी जैविक कारक है, जितने भी आपके आसपास के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, ये सारे के सारे कारक व्यक्तित्व के प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डन है। ठीक है, एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब मैं बता दे रहा हूं आपको एक बार फिर से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया। बड़े ध्यान से सुनोगे लगभग चीज़ें याद हो जाएगी। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। होता क्या है व्यक्तित्व है? अलग अलग व्यक्ति अलग अलग परिभाषा देते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गिलफोर्ड की, तो गिलफोर्ड कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का, बाह्य और आंतरिक गुणों का समन्वित रूप है। फिर आ जाते हैं आलपोर्ट, ये कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? व्यक्ति की जीवन की समग्र विशेषताओं का गुण है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सबसे पहले हमने भारतीय वर्गीकरण पढ़ा दो तरीके से, त्रिगुण के आधार पर, त्रिदोष के आधार पर। त्रिदोष के आधार पर बात करूं तो वात पित्त कफ किसने दिया? महर्षि चरक ने। त्रिगुण के आधार पर बात करूं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर हमने पढ़ा प्रारूप उपागम या प्रकारात्मक वर्गीकरण। सबसे पहले हमने हिप्पोक्रेटस का पढ़ा। पहला जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण देने वाला व्यक्ति कौन है? हिप्पोक्रेटस। किस पर आधारित था? फ्लूइड तत्व पर आधारित था। कितने प्रकार से बांटा? 4, सैंग्वाइन, मेलनकोलिक, कोलेरिक, फ्लेगमेटिक। फिर किसका आ गया? सेल्डेन का। सेल्डेन ने किसके आधार पर बांटा? शरीर की बनावट के आधार पर। कितने टाइप? 3, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक। एंडो का मतलब मोटे, मिलनसार, खान पीन के शौकीन, सामाजिक, खुश। एक्टोमॉर्फिक पतले, लंबे, दुखी, चिंतित, कुशाग्र बुद्धि, कलात्मक। मीजोमॉर्फिक स्वस्थ, सुडौल, समायोजित, स्थिर, संतुलित। तो ये हो जाएंगे। उसके बाद में
क्रेस्मर का, ये भी सेल्डन के जैसा ही। किसके आधार पर? शारीरिक बनावट के आधार पर। कौन कौन से? 4 प्रकार, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक्स और डाइप्लास्टिक। पिकनिक कौन से? मोटे वाले। एस्थेनिक कौन से? पतले वाले। एथलेटिक्स कौन से? स्वस्थ वाले। और डाइप्लास्टिक तीनों का मिश्रित रूप। फिर हमने पढ़ा यूंग का वर्गीकरण, किस आधार पर था? मनोवैज्ञानिक गुणों पर। कौन कौन से 2 भाग? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? एकांत प्रिय, लज्जाशील, संकोची, चिंता युक्त, शीघ्र घबरा जाते हैं, भाव संप्रेक्षण की कमी होती है, कुशल वैज्ञानिक बनते हैं, कुशल गणितज्ञ बनते हैं, कवि बनते हैं। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी क्या होते हैं? आशावादी, मिलनसार, सामाजिक, चिंता मुक्त, शीघ्र घबराते नहीं हैं, भाव अभिव्यक्ति में कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति आगे जाकर के कुशल नेता बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, अभिनेता बनते हैं। फिर आइजंग ने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें इंट्रोवर्ट वाले गुण भी मिलते हैं और एक्सट्रोवर्ट वाले गुण भी मिलते हैं, तो उनको इन्होंने अलग नाम दे दिया, उभयमुखी या एम्बिवर्ट। फिर आ जाता है स्प्रेंजर का वर्गीकरण, ये किस पर आधारित था? सामाजिक गुणों पर आधारित। कौन कौन से? 6 प्रकार है, नाम याद रखने के लिए पार्ट्स याद रख लेना। पार्ट से पॉलिटिकल, एस्थेटिक, रिलीजियस, थियोटिकल और इकोनॉमिक, सोशल। ठीक है। फिर रोजनमैन और फ्रीडमैन का वर्गीकरण आ जाता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। उसके बाद विशेषक उपागम। सबसे पहले आलपोर्ट का वर्गीकरण आता है, ये 3 प्रकार से बांटते हैं। प्रधान विशेषक, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से बहुत मजबूती से बंधा हुआ रहता है, जिसका नाम मात्र लेने से व्यक्ति का नाम दिमाग में आ जाता है, जैसे अहिंसा, महात्मा गांधी। संख्या में बहुत कम होते हैं। फिर केंद्रीय विशेषक, सामान्य हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो इन्हीं 8-10 गुणों के आधार पर टिके हुए रहते हैं, ईमानदारी, मेहनती, विनम्रता। और फिर गौण विशेषक, जिनका ज़्यादा व्यक्तित्व पर असर पड़ता नहीं है। फिर आता है केटल का वर्गीकरण, 16 शील गुण की व्याख्या की थी। केटल वही व्यक्ति हैं, इन्होंने 2 तरीके से कहा, एक मूल गुण होते हैं और एक सतही गुण होते हैं। फिर आ जाता है आइजंक का वर्गीकरण, 3 तरीके से इन्होंने बांटा, अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी, तंत्रिका तापिता बनाम संवेगात्मक स्थिरता, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। और फिर हमने पढ़ा व्यक्तित्व मापन की तकनीकें। 2 तरीके की तकनीकें होती हैं, एक आत्म प्रतिवेदन तकनीकें और एक प्रक्षेपी तकनीकें। आत्म प्रतिवेदन तकनीकें हमने कितनी पढ़ी? 4। कौन कौन सी? मिनेसोटा का बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, बेल समायोजन सूची, वुडवर्थ का परीक्षण और आलपोर्ट का परीक्षण। फिर हमने प्रक्षेपी तकनीक पढ़ी। प्रक्षेपी तकनीकें क्या करती हैं? अचेतन मन का परीक्षण करती हैं। पहली कौन सी थी? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। किसने दिया? हरमन रोरसा के द्वारा। क्या होता है इसमें? 10 कार्ड होते हैं, उस पर क्या होता है? स्याही के धब्बे बने हुए रहते हैं। 10 में से काले कितने होते हैं? काले सफ़ेद 5, लाल कितने होते हैं? 2, रंगीन कितने होते हैं? 3। ठीक है। उसके बाद विषय आत्मबोध परीक्षण, टेट, किसने दिया? क्रिस्टीना डी मॉर्गन और हेनरी मर्रे ने। कुल कितने कार्ड? 31, जिसमें से 30 पे चित्र बने होते हैं। ये क्या होता है? ब्लैंक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने होते हैं? 20। अलग से पुरुष के लिए स्पेशल 10, महिला के लिए 10 और कॉमन कितने होते हैं? 10। टेट का भारतीय संस्करण किसने दिया? उमा चौधरी। बालक आत्मबोध परीक्षण, केट, किसने दिया? लियोपोल्ड बेल्क। किसके लिए है? 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं और जानवरों के चित्र होते हैं इस पे बने हुए। फिर रोजनविंग चित्रगुण कुंटा परीक्षण, किसने दिया? रोजनविंग ने दिया। कितने कार्ड होते हैं? 24। संवाद लिखने की जगह बची रहती है। भारतीय संस्करण किसने तैयार किया? डॉक्टर उदय पारिक ने। फिर शब्द शास्त्रीय परीक्षण फ्रांसिस गोल्टन ने तैयार किया। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडलर के द्वारा। और फिर चित्र निर्माण, चित्र पूर्ति परीक्षण और खेल विधि। ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद आप सभी का। आपका इतना प्यार, स्नेह, सपोर्ट जो हमें मिल रहा है उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। और फिर भी किसी भी प्रकार की चिंता, दुख, दुविधाएं आपके साथ में अगर इस वक्त हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा हमेशा उसको सुलझाने का, जितना मेरे से हो पाएगा। और अब साइकोलॉजी की हम तकरीबन किनारे पर हैं, जो कभी भी हम किनारे से लुढ़कने वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता ना करें। जितनी क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ ईमानदारी से उनको देखते रहिए। और नोट्स में आपके लगभग तैयार हो ही चुके हैं, 1-2 क्लास जो बची हुई है उनके मैं तैयार करते ही आपके नोट्स भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कैसी लगी क्लास ज़रूर मुझे बताएंगे आप सभी जिन्होंने यहाँ तक देखा है, ताकि मुझे भी पता लगे कितनी बच्चे पूरी क्लास देखते हैं। ज़रूर आप एक कमेंट करके अच्छा सा कमेंट छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेंगे। क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, चलो धन्यवाद।